हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट योर गोल्स पे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं 100 डेज का टारगेट। ठीक है, जिसमें हम लोग 100 डेज लगातार कंटिन्यू पढ़ेंगे और वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत बार रिपीटेड हो चुके हैं, मतलब बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। वैसे प्रश्न को हम लोग देखने वाले कंटिन्यू 100 दिन तक, ताकि आप सभी का रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक माने जाते हैं? ये 2018, 20, 22, 23, 24 में आ चुके हैं, यानी कि कंटिन्यू आ रहे हैं। 22, 23, 24 लगातार आ चुके हैं, तो हो सकता है 25 में भी दे सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। तो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक माने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे उत्तर, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। क्या करते हैं? साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में भागीदारी करते हैं, समाज के विकास के लिए कुछ नीति एवं कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं तथा उन पर मिलकर काम करते हैं। यानी कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह होता है जहाँ क्या होता है, 7 लोग मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, है ना, और सत्ता में भागीदारी करते हैं, यानी कि भाग लेते हैं और हिस्सा करते हैं, जिसके क्या होता है बहुत सारे कार्य करने में सहमत होते हैं, है ना, और मिलकर काम करते हैं। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र के बारे में कल्पना करना असंभव है। यानी कि बिना राजनीतिक तंत्र का क्या होगा कि हमें लोकतंत्र का कल्पना भी नहीं कर सकते, असंभव है। क्योंकि जहाँ राजनीतिक दल नहीं है, अगर एक ही लोग बार बार प्रधानमंत्री बनने लगा, मुख्यमंत्री बनने लगा, तो वो लोकतांत्रिक ना रह करके फिर से राजतंत्र बन जाएगा। इसलिए क्या है कि बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र के बारे में कल्पना करना असंभव है। क्योंकि अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। क्या होंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे या निर्दलीय हो जाएंगे। तब इनमें सारे उम्मीदवार से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोग से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होंगे। और अगर दल नहीं होंगे तो क्या होगा, जो भी लोग होंगे, मतलब नेता होंगे, वो स्वतंत्र हो जाएंगे, निर्दलीय हो जाएंगे, मतलब उसके पक्ष में कोई उठने वाला नहीं रह जाएगा। तो उसका मनमाना होने लगेगा, वो जो चाहेगा वही करेगा, है ना। जैसे अभी चुनाव में आकर के वादा करता है कि ये करेंगे, वो सारा चीज़ करना बंद कर देगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी स्थिति सदिग्न होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, और उस समय क्या होगा कि जिस क्षेत्र का वो है उसी के लिए जवाबदेह होंगे। लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन वो देश कैसे चलाएगा नहीं चलाएगा वो उसका कोई भी उत्तरदायी नहीं लेगा। ये था इसका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में जो होता है वहाँ बहुत सारे मृदा अपरदन होते हैं, मृदा खिसकते हैं, है ना, तो उसके बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2010, 11, 13, 15 और अब किस में आने वाला है? 25 में आ सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू आ रहे हैं। ठीक है, 15 नहीं 18 है, इतना तक आया, यानी कि 18 से लेकर के 24, 6 साल तक नहीं आया, तो हो सकता है ये भी आ सकता है। तो इसको भी अच्छे से याद कर लें। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में देखिए क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, आंसर को तो खुद से, किताब से, कहीं से भी लिख करके याद कर सकते हैं, ना, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोला पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। मतलब कुछ कदम उठा सकते हैं जो निम्न है। पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण द्वारा जल प्रवाह को रोक कर या धीमा करके क्या कर सकते हैं हम? जहाँ ढलान जगह है, पर्वतीय इलाके में बहुत सारे पेड़ पौधा लगा करके क्या कर सकते हैं, पानी का जो बहाव होता है उसको रोक दें या तो कम कर सकते हैं। दूसरा क्या है? समुच्च जुताई द्वारा जल ऊपर से नीचे प्रवाहित नहीं होगा। समुच्च अगर जुताई कर देते हैं तो क्या होगा कि जो जल है वो एक जगह से ही डायरेक्ट पानी नीचे नहीं होगा, नहीं गिरेगा, उससे भी बचाया जा सकता है। तीसरा क्या है? पर्वतों पर सीढ़ी बनाकर सीढ़ीदार कृषि कर, यानी कि पर्वत पर क्या करना है, सीढ़ी नुमा खेती बना दो और उसको क्या करें, उसी तरह से खेती करना, जिससे कि मृदा अपरदन का बचाव होगा। बड़े खेतों को पट्टियों में विभाजित करके इन पर घास उगाकर इसमें पौधों के वेग में कमी आती है। यानी कि क्या कर सकते हैं, घास उगा करके, बड़े बड़े घास उगा करके उससे भी मिट्टी मृदा अपरदन को बचाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधन का अधिक उपयोग कैसे हुआ?
2009, 2010, 12, 14, 16 में आ चुके हैं। ठीक है, यानी कि उधर लगभग 5 साल कंटिन्यू आ चुके हैं। तो हो सकता है कि आगे भी आएंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। बोल रहा प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों के अधिक उपयोग कैसे हुआ। तो संसाधन का अधिक उपयोग प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास से संबंधित है। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संसाधन का दोहन बड़े पैमाने पर संभव हुआ तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, मतलब संसाधन की उपलब्धता अपने आप में विकास के कारण नहीं है। संसाधन की जो मतलब उपलब्धता वो अपने आप में विकास का कारण नहीं बन सकती तब तक कि उसे उपयोग में लाने लायक प्रौद्योगिकी अथवा कौशल का विकास नहीं किया जाए। यानी कि कोई भी संसाधन तब तक उपयोगी नहीं है जब तक मतलब लाभदायक नहीं तब तक कि हम उसका उपयोग ना करें किया जाए। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता गया संसाधन का दोहन भारी मात्रा में किया जाने लगा। यानी कि कोई भी संसाधन का जैसे जैसे विकास होने लगा तो क्या होने लगा, उसका दोहन भारी मात्रा में होने लगा। जितना अधिक संसाधन का दोहन हुआ आर्थिक विकास की उतना ही आगे बढ़ा। ठीक है, मतलब संसाधन का दोहन हुआ तो क्या आर्थिक विकास बढ़ा। उपनिवेश काल में संसाधन का दोहन बड़े पैमाने पर हुआ। उपनिवेश काल जो था उसमें संसाधन का दोहन क्या हुआ, बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ, क्योंकि साम्राज्यवाद देशों ने अपने उच्च औद्योगिक के माध्यम से संसाधनों का दोहन किया। यानी कि जो हमारे भारत पे बाहरी देश आकर के राज कर रहे थे उसने क्या किया, बहुत यहाँ का जो औद्योगिक था माध्यम से संसाधनों का बहुत ही दोहन किया। इससे साम्राज्यवादी देशों की आर्थिक स्थिति सुधर हुई। मतलब यहाँ से जो दूसरे देश के लोग जो यहाँ राज कर रहे थे उसको क्या हुआ, उस देश का आर्थिक स्थिति जो हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ और सुधर गया। भले ही इसका लाभ उपनिवेश का प्राप्त ना हो, भले ही इसका लाभ जो है वो हमारे भारत को प्राप्त नहीं हुआ हो, लेकिन यहाँ जो राज कर रहे थे उसने हमारे देश के संसाधनों का उपयोग करके बहुत सारे लाभ कमाए और अपने देश की आर्थिक स्थिति को क्या किया, बहुत ही सुधार किया। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पे जो कल आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको अच्छे से याद करें, मन से पढ़ें, है ना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले और भी वीडियो आपको सारे इस चैनल पे मिलते रहें। धन्यवाद।